उत्तराखंड के खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तरकाशी में टनल में आए भूस्खलन को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी एक्सपर्ट और एजेंसी काम कर रही है। बचाव के लिए हर कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन और खाना भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंदर सभी सुरक्षित हैं। घटना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन अभी तक इस राहत बचाव कार्य में थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण कर देहरादून आ गए हैं। देहरादून आकर सीएम धामी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन सभी फंसे हुए लोगों को सकुशल बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार उनके लिए पर्याप्त रसद अंदर भेजा जा रहा है और ऑक्सीजन भी लगातार सप्लाई की जा रही है। उन्होंने माना कि अभी थोड़ा समय लगेगा और मैनुअल तरीके से सुरंग में मालवा हटाया जा रहा है। अभी चूंकि ये जो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ए बी सी 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने की कवायद लगातार जारी है। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर लोगों में आस्था चरम पर है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या से पवित्र अक्षत लाकर लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी इस कार्य से जुड़ते हुए प्रदेश के सभी घरों में अक्षत पहुंचाएगी। पिछले सैकड़ों वर्षों से भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बनने का सपना भारतीय समाज के अंदर था, वो 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा है। 22 जनवरी को इस देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं। उससे पूर्व पूरे भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति के मानने वालों को, भगवान रामचंद्र जी पर आस्था रखने वाले इस देश के प्रत्येक नागरिक तक वहां से पूजित अक्षत घर घर में पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी के रूप में काम करेगी। इसी के साथ में जिस दिन भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण और पूजन अयोध्या में होगा, पूरे देश भर में जितने भी हम मंदिर हैं, सभी मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उस पूजन का लाइव प्रसारण जो है किए जाने का भी कार्यक्रम है और उसके लिए पूरे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में जन जागरण का काम इन 1-1.5 महीनों के भीतर में किया जाएगा। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारी काफी अलर्ट रहे हैं। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की रिजर्व ड्यूटी लगाई गई थी। दीपावली के पर्व पर कई घटनाएं होती हैं और ऐसे में अस्पताल में घायलों और मरीजों की एक लंबी लिस्ट भी देखी जाती है। एक बार सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। यही वजह है कि चिकित्सालय में कोई बड़ी दुर्घटना के मरीज नहीं आए हैं। देखिए, बिल्कुल दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें काफ़ी छुट्टियां भी रहती हैं, तो ऐसे में सभी डॉक्टर्स को हमने जिनकी ड्यूटी थी उन दिनों पर उनको अलर्ट पर रखा हुआ था। और आपने देखा होगा एक उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री टनल में भी घटना हुई है जिसमें हमारे काफ़ी मजदूर भाई ट्रैप्ड हैं, तो उनके लिए भी हमने अलर्ट पर रखा हुआ है अपनी टीम को कि जैसे ही वो आएंगे यहाँ तो उनको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा या जो भी जिस लेवल की चिकित्सा देनी है वो तो तैयारी रहे। तो ऐसे में हमेशा एक रूटीन है कि त्योहारों के आसपास हम लोग, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, तो एक रोस्टर सबसे ले लिया जाता है कौन ड्यूटी पर रहेगा और कौन ड्यूटी करेगा। तो वो सब हमारा एक सुचारू रूप से चला है।
गोवर्धन पूजा पर राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से एक वृहद आयोजन किया गया। इस आयोजन में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपने त्योहार और पर्वों के बारे में वृहद रूप से जानकारी हो, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी इस तरह के त्योहार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आज गोवर्धन पर्व पे, गौ पूजन पे आप सबका सहयोग मिला और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और अपना संघ संगठन अपनी सनातन संस्कृति को, अपने तीज त्योहारों को, अपने नौजवान और नौनिहाल कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम पूरे जो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है, जो हम गौ माता को पूजते हैं, आज उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए और आज ही नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक दिन करनी चाहिए, कैसे उसकी सेवा करनी चाहिए। यही संस्कृति, ये संस्कार आगे हमारे नौजवान नौनिहालों में आए। इस निमित्त ये गोवर्धन का पर्व आज थोड़ा वृहद रूप में अपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले हमने इसका आप सबके सहयोग से आयोजन करने का प्रयास किया। गाय सनातन संस्कृति का अविभाज्य अंग है और गाय को भारतीय संस्कृति में मां का स्थान दिया गया है। हमारी जीवनचर्या से लेकर के और बहुत सारी गतिविधियों में गाय का एक विशेष महत्व है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन व्यवस्था में गाय की पूजा का आज विशेष महत्व है, गोवर्धन पूजा के दिन। और आज यहाँ पर अपने किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर जी के आवास पर ये जो गाय की पूजन का, गौवंश के पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारी संस्कृति का हजारों और लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। अपनी अनूठी परंपरा के लिए पहचान रखने वाले जौनसार बावर क्षेत्र में एक जगह ऐसी भी है जहां बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है। और दरअसल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का जौनसार बावर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। भगवान राम के अयोध्या लौटने और देश में दीपावली के रूप में जश्न मनाए जाने की सूचना यहां के लोगों को काफी समय बाद मिली थी, जिसके चलते यहां दिवाली के ठीक 1 माह बाद दीपावली मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। मगर वहीं इस बार करीब 45 साल बाद जौनसार बावर में एक गांव दसोऊ में जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने चालदा महाराज के गांव में लौटने की खुशी में नई दिवाली मनाई है, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में बिरुड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते यहां के लोगों ने परंपरागत वेशभूषा और परंपरागत तरीके से चालदा महाराज के दर्शन और पूजन अर्चन कर इस पर्व को मनाया। इस मौके पर खास तौर पर की गई रोशनी से गांव का मंदिर और अन्य क्षेत्र जगमगाते रहे। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बिहू की लकड़ी से बनी मशालों के साथ लोक नृत्य कर इस पर्व की बधाई दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक समित टिक्कू, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एवं प्रशासक श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता PWD विभाग हल्द्वानी डिवीजन। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक विकास शर्मा, प्रदेश मंत्री बीजेपी उत्तराखंड एवं प्रभारी चंपावत विधानसभा उत्तराखंड।
सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम को सुंदर स्वच्छ बनाए जाने हेतु आम जनता से अपेक्षा करती है कि नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम को संपूर्ण स्वच्छता की निगरानी वैणी सेना द्वारा किया जा रहा इस कार्य में वैणी सेना को सहयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। अपने घर एवं प्रतिष्ठान में डस्टबिन आवश्यक रूप से रखें। अपने घर प्रतिष्ठान का सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और परिसंकटमय कूड़ा अलग अलग करके नगर निगम के कूड़े वाहन में डालें। कूड़ा वाहन का यूजर चार्ज केवल नगर निगम द्वारा अधिकृत वाणी सेना की महिला प्रतिनिधि को ही दें। खुले में सड़क पर नाली, नाले, गुल, नगर आदि सड़कों पर कूड़ा फेंकना, थूकना तथा कूड़ा जलाना कानूनी अपराध है। प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर स्वच्छता संबंधी शिकायत दर्ज करें एवं सिटीजन फीडबैक दें। निवेदक पंकज कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम। निवेदक डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, महापौर, नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में बीजेपी नेता अमल राय के घर पर लगे चंदन के पेड़ को रात में चोरों ने आधा चंदन का पेड़ काट दिया और फरार हो गए। वहीं मोहल्ले वालों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। चंदन का पेड़ का आधा हिस्सा की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अमल राय के घर से चोरों ने 3 साल पूर्व भी एक चंदन का पेड़ काटकर फरार हो गए थे। इस दौरान अमल राय ने कहा कि रात को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर कमरे से जब बाहर निकला तभी पेड़ काटने की आवाज सुनाई दी। जब पेड़ के नजदीक गया तो सभी चोर भाग गए, लेकिन एक चोर को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी सूचना आपके द्वारा मिली है, जैसे ही कोई अब अपने यहाँ से सब इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा और तस्दीक किया जाएगा कि क्या वहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, तो उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। एक आरोपी को पकड़ के आपके थाने में पहुंचाया रात को, अभी आपको जानकारी है? ये आरोपी का तो कोई यहाँ पे संज्ञान में नहीं है मैटर, और अगर कोई संदिग्ध होगा तो देखेंगे। जो मैंने जो पकड़ा है वो ऐसा है, उसको मतलब यहाँ मार रहा था, वो नाले में उसको दबा दिया। जब दबाया वो सोचा ये लोग कि मर गया होगा, बाकी लोग ये लट्ठा लेके चले गए। वो धीरे धीरे करते करते हमारे घर, जब हमने रात को 2 बजे बाहर आए बाथरूम के लिए, तो हमारा आवाज पाके उन्होंने उठा, मतलब आवाज लगाया कि मतलब हमें बचाओ। उसके बाद हम लोग आए, कुत्ता भी आया हमारे साथ, फिर उसको पकड़ के वहाँ रखा। उसके बाद हम थाने में फोन किया, थाने से पुलिस भी आई, हमारे गांव वाले भी आए। ये चोर जो है पहले भी इससे घर से एक चंदन की पेड़ चोरी करके ले गया, पहले भी यहाँ से 2-3 साल पहले। अब इनको पता था कि इनके घर में चंदन का पेड़ लगा हुआ है। कई दिनों से ऐसा शायद लगता है कई दिनों से ये रैंकी कर रहा है चोरी करने के लिए। कल करीब लगभग 2:30 बजे की बात है, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि एक चोर पकड़ा गया है। तब तक उनको पता नहीं था कि पेड़ कट गया। ये चोर पकड़ा गया, जब हम आए तो ये किसी वो पोरो का नाम लिया। फिर इनके घर से अमल राय, जो पहले वो पोरो नाम का व्यक्ति नहीं चोरी किया था पहले पेड़। हल्द्वानी के कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात आग लगने से 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही हाउस का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी देते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी ने यह बताया है कि घटना रात करीब 12 बजे की है। टेंट हाउस के गोदाम में अचानक इस दौरान आग लगी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गोदाम में 7 कर्मचारी सो रहे थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिवाली का दिन था और ये हमारे शहर का सबसे पुराना टेंट हाउस है, कुमाऊं टेंट हाउस है, काफी पुराना है। मेरे पास यहाँ ये मेरा ही वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 11। तो यहाँ वालों का मेरे पास फोन आया,
तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लग गई थी। जैसे पता चला तो यहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। 12:06 पे मेरे पास फोन आया। 12:13 पे मैंने कोतवाल और सिटी मजिस्ट्रेट को फोन कर दिया था और करीबन 12:13, 14, 15 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आ गई थी। आग का इतना विकराल रूप था कि यहाँ पर अगल बगल के घर पूरा चपेट में आने के लिए थे। यहाँ पर एक हमारी बस्ती है बगल में ही, फर्नीचर मार्ट वाली के लिए यहाँ पे, वहाँ भी आग लगने का बहुत बड़ा खतरा था। देखिए, अभी तो जो हमारे टेंट व्यापारी के बच्चे जो कर्मचारी थे उनकी स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। ये सब आकलन अभी का विषय नहीं है। अभी हम लोगों को तुरंत उनको जिस तरीके से उनके परिजनों को सांत्वना दे करके उनके शवों का दाह संस्कार तक उनके घर तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ये सब आकलन बात का विषय है। देखिए, दिवाली का टाइम है, वही जो प्रथम दृष्टता दिखने में आया है वो पटाखों की चिंगारियों से ही ये वो लगा है, और बाकी तो जांच का विषय है। प्रशासन लगा है अपनी जांच में, जो भी निकलेगा वो सबके सामने होगा। 3 लड़के थे जी, हाँ, मजदूर थे। 2 परमानेंट थे, 1 झाड़ी मजदूर था। 3 लोग। कल रात सूचना मिली। सूचना पे यहाँ पे तत्काल फायर फोर्स, हमारी फायर सर्विस की टीम तुरंत पहुंच गई थी। SHO हल्द्वानी टीम के साथ आ गए थे। उसके बाद में मौके की नजाकत को देखते हुए स्वयं मैं, SP सिटी साहब और तमाम फोर्स बाहर का मौके पर आ गया था। आग को बमुश्किल काबू में किया गया। संभवतः 8 दमकल की गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई होंगी और बड़ी दुखद घटना हुई कि इसमें 3 इनके यहाँ जो काम करते थे वो दिवंगत हुए। और आग किन कारणों से हुई है, क्या लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, मौत कैसे हुई, तो ये बड़ी विस्तार से जांच का विषय है। इसके संबंध में हमारी फायर की टेक्निकल टीम जो है वो इसमें जांच करने के बाद बताएगी किन कारणों से हुई है। और बाकी शव का जो है पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है। परिवार वाले उनके आ रहे हैं। जैसा उनकी तरफ से जो भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। घटना 12:12 पे कंट्रोल रूम में हमको मैसेज मिला घटना के बारे में, तो 5 मिनट में हमारी दमकल गाड़ी आ गई पहली। उसके साथ तब उसने बताया कि घटना बढ़ी तो 2 मिनट में दूसरी गाड़ी आ गई। फिर देख के पता चला कि आग और बढ़ रही है तो MB कॉलेज में जो गाड़ी थी उसको भी बुला लिया गया। फिर लालकुआ से भी गाड़ी बुला ली गई और उसके बाद रामनगर से भी 2 गाड़ी बुला ली गई। और ये सारी 6 गाड़ी कंटिन्यूस मूवमेंट में रही 4 घंटे के लिए, तब आग पे काबू पाया गया। और घटना की जो आप पूछ रहे हैं कि इसका कॉज क्या है, घटना का कॉज तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तब हम पहले पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से फायर स्टार्ट हुई और कैसे कैसे गई है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको पुख्ता बता पाएंगे। अग्निशमन के द्वारा तमाम दावे किए गए थे कि लगातार नहीं, गाड़ियाँ तब हमको 12:12 पे सूचना मिली, गाड़ी 5 मिनट में ही आ गई थी। गाड़ी का रिस्पांस टाइम प्रॉपर था 5 मिनट और अगली गाड़ी भी 3 मिनट में आ गई थी। और तब घटना को देखते हुए MB कॉलेज जो फटाके बाजार में गाड़ी थी उसको भी बुला लिया गया था और लालकुआ से भी गाड़ी बुला ली गई थी। उसके बाद रामनगर से भी 2 गाड़ी बुला ली गई थी। तो अग्निशमन की तरफ से तो पूरा था, सब कुछ रिस्पांस टाइम प्रॉपर था, पूरी फोर्स भी यहाँ पे थी और टोटल मूवमेंट होता रहा और पानी की कोई कमी नहीं होने दी। सर ये मानेंगे क्योंकि जो नहीं, टेंट हाउस का ये इस टेंट हाउस का हमारा नोटिस में नहीं था कि ये टेंट हाउस में बिना कोई अग्निशमन व्यवस्था के ही चल रहा है। इससे भी काफ़ी इशू आया है। अगर यहाँ पर थोड़ी अग्निशमन व्यवस्था पहले से होती तो ये फायर इतनी बढ़ी नहीं पाती। अगर एक एक्सटिंग्विशर भी रखा होता तो स्टार्टिंग में ही उसका यूज़ करके बुझाया जा सकता था, पर यहाँ कुछ नहीं होने के कारण ये इतनी अब क्या कार्रवाई करते हैं? अभी हम यहाँ पर सबसे पहले तो घटना का कॉज ढूंढने करेंगे पूरी कि क्या कॉज रहा, और दूसरी जो और जैसे टेंट हाउस हैं सिटी में उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। हम लोग सर सो रहे थे, जब सोए में जब आग लगे हुए जल रहे थे तो एक गिरा बूंद, तब नींद टूटा तो उठ के भागा हम लोग। उसके बाद बाकी तो देखा ही नहीं, आग लगा, खूब आग जल रहे थे, खूब धंधरा फेंक रहे थे, उठा। कितने लोग थे आप लोग? 4 आदमी सो रहे थे नीचे। 4 आदमी सो रहे थे जी। वो 3 जिनकी डेथ हुई है जो दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे थे? ऊपर रूम पे गए थे, वो लोग रूम पे सोते थे ना। कहाँ से आ रहे थे? क्या काम वाम करके? काम करके टेंट हाउस से काम मेहनत मजदूरी करके आए थे जी। कहाँ के हैं वो लोग रहने वाले? समय की बात होगी। 12 बजे का टाइम था। 12 बजे के टोटल कितने लोग थे आपके यहाँ पर? यहाँ पे हम 7 लोग थे। 7 लोग थे आप लोग। यहाँ पे कोई भी अग्निशमन के लिए वो नहीं है? नहीं। अग्निशमन का कोई यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जो आप लोग मतलब आग वाग बचाने से कोई चीज काम की जाए? जी नहीं था बताने वाले कोई सामान, ऐसा कुछ नहीं था। नाम का है? आपका क्या नाम है? तेजो यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के।
रुड़की से दहेज को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां दहेज न देने पर रिश्ते को तोड़ दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बहन का रिश्ता मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक के साथ हुआ था। आरोप है कि 3 दिसंबर को शादी होनी थी और शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे, लेकिन अब ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी है। दहेज देने से मना कर दिया गया है। आरोप है कि इसी के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सारिक है मोहम्मदपुर के रहने वाले। इन्होंने एक शिकायत दी है यहाँ थाने में कि इनकी सिस्टर का जो रिश्ता है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 दिसंबर को इसकी शादी तय थी। लड़के वालों ने इसी दौरान दहेज की मांग करी, जिसकी पूर्ति नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है। तो इस मामले की जांच कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें अभियोगी पंजीकृत करेंगे। जी, हमने मुजफ्फरनगर में अपनी बहन का रिश्ता किया था और वो दहेज मांग रहे हैं। उसकी तहरीर हमने पुलिस में दे दी है। क्या मांग रहे थे इसमें? वो बाइक और मोटरसाइकिल और वो स्कूटी। अच्छा। जो मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मैं चाय की ठेली लगाता हूँ और पहले उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की थी और अब मांग कर रहे हैं चीजों की और वो मैं दे नहीं सकता। उसकी वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा और एक मैं डायलिसिस पर हूँ, इसलिए उनको ये बात का पता लगा, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से दहेज का दंश झेलती एक युवती सामने आई है, जहां पर दहेज न मिलने पर युवती से रिश्ता तोड़ दिया गया। पहले शादी तय हो चुकी थी। अब युवती के परिजनों का कहना है कि पहले ऐसी कोई मांग नहीं थी, लेकिन बाद में दहेज की मांग की गई। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से सोलानी पार्क के पास गंग नहर से एक लावारिस हालत में बाइक बरामद हुई है। डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर ने बाइक को गंग नहर से बाहर निकाला। इसके बाद बाइक को निकालकर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली को सौंप दिया गया है। सुबह टाइम हम कोतवाल साहब और हम जॉगिंग कर रहे थे सुबह टाइम, तो मेरी गई नहर पे नजर थी, हैंडल नजर आई थी मुझे सुबह टाइम। तो मैं नहर से अंदर उतरा तो चेक करा था, हैंडल पूरे गाड़ी नजर आई। फिर मैंने कोतवाल साहब को बताया, कोतवाल साहब ने सिविल लाइन थाने बताया, सिविल लाइन थाने चेतत आई और तब उसे जाए निकाला है बहुत मुश्किल से बाइक। तो बाइक बिल्कुल धसी पड़ी थी अंदर ही नहर। ये अपाची थी, वो रुड़की नंबर ही था बाइक था, नवी गाड़ी थी बिल्कुल ही। कुछ जानकारी मिली किसकी बाइक थी? अभी तक तो पता नहीं चला है, देख रहे अभी। कहाँ गई फिर गाड़ी, कौन ले गई? सिविल लाइन थाने अंदर जमा कर दी है बाइक जो। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।